हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन द स्टडी नो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आज के करंट अफेयर की। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर अपने में एक कंपोनेंट है। आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो आपको करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब तो जेकेएसएसबी हो, एसएससी हो, सीएचएल, सीजीएल, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, बहुत सारे जब आप एग्जामिनेशन देखते हैं वहां पे करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल इस कंपोनेंट के ऊपर, करंट अफेयर के ऊपर कोई ज्यादा फोकस नहीं दे रहा, ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। स्टडी नॉम आपके लिए लाया है करंट अफेयर के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले डेली बेसिस करंट अफेयर आप लोग मिस ना करें। और अगर आप ऑलरेडी स्टडी नॉम के साथ जुड़ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम आज के करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो आज हम मेजरली 3 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वही करंट अफेयर ज्यादातर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने पहले करंट अफेयर से। और यह करंट अफेयर है जोजिला टनल एंड इंडियाज स्ट्रेटेजिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करें दोस्तों जोजिला टनल की, करंट अफेयर में चल रहा है। और जोजिला टनल जोजिला पास के अंदर आ जाता है। आप लोगों ने जोजिला पास का नाम सुना ही होगा, लद्दाख रेंज के अंदर आ जाता है। अब ये टनल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ जब आप लोग ट्रेवल कर रहे हो कश्मीर से लद्दाख तक तो टाइम जो है बहुत ज्यादा लग रहा था अभी तक। बट इस टनल के बाद जो टाइम का कंजम्पशन था, लगभग 3.5 घंटे का जो टाइम था, वो टाइम अब रिड्यूस होकर ओनली 15 मिनट्स रह जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं तफसील से क्या है जोजिला टनल के ऊपर करंट अफेयर और किस तरीके से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है। कुछ की हाईलाइट की सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं। देखिए दोस्तों, जोजिला टनल की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब बाय डायरेक्शनल रोड टनल हो जाने वाला है। और ये सबसे हाइट पे ऐसा टनल बनेगा। फिलहाल वर्ल्ड के अंदर ऐसा टनल नहीं था जिसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा होगी, लगभग 11,500 फीट अबव सी लेवल ये टनल होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों इस टनल की लेंथ की, लेंथ इसकी अराउंड अराउंड 13.14 किलोमीटर जो है वो रहेगी, अप्रॉक्स 13.5 किलोमीटर। सबसे लंबी टनल आज तक की ये रहेगी। उसके बाद इसका कनेक्शन क्या, मतलब कौन कौन से एरियाज को ये कनेक्ट करेगी, इंपॉर्टेंटली याद रखना है। कश्मीर वैली को ये कनेक्ट करेगी किसके साथ, कारगिल लद्दाख के साथ। तो कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ कनेक्ट किया जाएगा इस टनल के द्वारा। इंपॉर्टेंट टनल है और ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी। मतलब अभी होता क्या है आपको पता ही है दोस्तों, लद्दाख 6 महीने के लिए टोटली कट हो जाता है भारत से। लेकिन इस टनल की मदद से जो कनेक्टिविटी है लद्दाख की वैली के साथ वो बनी रहेगी। मतलब किसी भी तरीके से कोई ब्लॉकेज नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि लद्दाख रह जाएगा साइड पर, बिल्कुल भी नहीं। इस टनल की मदद से लद्दाख जो होगा उसकी कनेक्टिविटी जो होगी वो एज इट इज ही रहने वाली है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसको बनाने का जो जिम्मा है किसने उठाया है, तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मेल नाम का ये हम बात कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट, ये कंपनी जो है, इस कंपनी ने इस बड़े से प्रोजेक्ट को तैयार किया है। याद रखिएगा, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में मेल बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। देखिए हर दिन हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है। जब भी आपको वीडियो, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा। साथ साथ में अपने नोट्स जो हैं, आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए। जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताता जा रहा हूं उसको अपनी कॉपी में भी आपने लिख लेना है। आपके सामने पीपीटी तो है ही, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। बट जब आप अपने हाथों से चीजों को लिखोगे तो उससे ही होगा क्या, आप जब चीजों को लिखते हो तो आपके दिमाग के अंदर भी वो फिट होती जाती है। उसके अलावा हम बात करें इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2020 में।
और 2026 जून तक ये प्रोजेक्ट चला है और अब ये प्रोजेक्ट जो है वो ओपन होने वाला है। कंस्ट्रक्शन की बात करें, मेन टनल जो है दोस्तों वो अपने ब्रेक थ्रू के, फाइनल ब्रेक थ्रू के बिल्कुल क्लोज ही है और हम जानते ही हैं कि अभी जो आखिरी इसका मील का पत्थर था दोस्तों उसको भी तोड़ दिया गया है और ये सुरंग जो है ये खुल चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो ये वो टनल है आपके सामने और यही वो टनल है जो अब भारत का एक स्ट्रेटेजिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक, आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, स्टडी नॉर्म आपके लिए लाया है बेहतरीन कोर्सेज। स्टडी नॉर्म जेकेएसएसबी के फाउंडेशन कोर्सेज जो है दोस्तों करवाता है और इसमें हम बहुत सारे कोर्सेज को कवर करवा रहे हैं। कांस्टेबल हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट कंपाइलर, फीमेल सुपरवाइजर, कितने सारे कोर्सेज जो है दोस्तों हम यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी जो है स्टडी नॉर्म के अंदर पढ़ाते हैं और जल्दी से जल्दी आप इस बेस्ट फैकल्टी का फायदा उठाइए और बिल्कुल नॉमिनल प्राइस के ऊपर दोस्तों आपको कोर्सेज मिलते हैं। हालांकि ये जो मैं करंट अफेयर में आपको पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप अगर सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सेंटर लेवल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वहां पे भी ये करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये करंट अफेयर मैं एक होलिस्टिक वे में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट तो दोस्तों होती रहेगी, पढ़ाई पे भी फोकस जो हमें करना है। चलिए, एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर जो है भारत के लिए बनने जा रहा है। देखिए, करंटली अगर हम बात करें श्रीनगर और लेह के हाईवे की, अगर हम बात करें श्रीनगर और हाईवे की बात करते हैं, तो जैसे ही सर्दियां आती हैं लगभग 6 महीने के लिए यह हाईवे बंद हो जाता है। पहली चीज, इससे होता क्या है कि लद्दाख के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही होती है सीजन के अंदर, जब सीजन चल रहा होता है वो रुक जाती है। जो कनेक्टिविटी है हमारी उनके साथ वो रुक जाती है। हमारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। जो फूड सप्लाई है वो नहीं हो पाती है, यानी कि हमारी आर्मी सियाचिन तक बैठी है तो उस आर्मी तक आपने इक्विपमेंट्स, आर्म्स एंड एमिनिशंस, फूड स्टफ, यूनिफॉर्म्स, हर चीज जो है वो पहुंचानी है। बट पहुंचाओगे कैसे? क्योंकि नेचुरल चीजें जो हैं वो ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे। अब इस टनल से क्या होगा, वो ऑब्स्टेकल्स पीछे हटती रहेंगी, वो ऑब्स्टेकल्स नहीं रहेंगी। अब हमने उन ऑब्स्टेकल्स के बियॉन्ड चीजें बना ली हैं। अब जो ये पास, जो हमारा जोजिला टनल जो है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काम करेगा। इसमें क्या हेल्प होने वाली है? तो सबसे पहले तो मिलिट्री मोबिलिटी। तो मिलिट्री मोबिलिटी जो है वो इस टनल से होगी। जैसे कि देखिए, अब भारत की अगर बात करें ना, तो भारत अपने इर्द गिर्द जो है वो हॉस्टाइल नेशन से सराउंडेड है। इंडिया पाकिस्तान से, चाइना से, चाइना की अगर हम बात करें तो ईस्ट में चाइना आ जाता है, वेस्ट में पाकिस्तान है ना। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल प्रिसाइज नहीं बोल रहा मैं। तो अब इन दो देशों को टैकल करने के लिए आपके सराउंडिंग में दुश्मन देश है और हमारी आर्मी जो है 6 महीने बिना आर्म्स एंड एमिनिशंस के रहेगी, बिना फूड स्टफ के रहेगी, तो ये चीजें चलने वाली नहीं है। तो आप लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आर्मी तक आर्म सप्लाई कॉन्टिन्यूस पहुंचती रहे। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी नेसेसरी स्टफ है, वो उन तक पहुंचना जरूरी है। तो उसमें काम कौन करेगा? जोजिला टनल होगा कि द टनल अलाउज द इंडियन आर्मी टू मूव हैवी व्हीकल्स। बड़े बड़े जो हमारे व्हीकल्स अभी इजीली मूव कर पाएंगे। पहले क्या होता था, बर्फबारी के दौरान व्हीकल्स मूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे ट्रूप्स होंगे, कितनी भी अब आर्मी जो है हम एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली पहुंचा सकते हैं। राशन जो है वो पहुंचाना जरूरी था, ऑल ईयर राउंड विदाउट वेदर डिसरप्शन। तो इस टनल की मदद से वेदर डिसरप्शन तो नहीं होने वाला है। जो भी जरूरी सामान है वो हम सप्लाई करवा सकते हैं। जियोग्राफिकल सेफ्टी भी जो है इस टनल से होने वाली है। 1999 की बात करें, जब कारगिल वॉर चल रहा था, तो इस हाईवे के ऊपर, मतलब जो श्रीनगर और लद्दाख का जो हाईवे है, पाकिस्तान की कॉन्टिन्यूस शेलिंग होती रहती थी। तो अगर हम बात करें, जो ट्रैवलिंग था वो रुक जाता था, आर्मी प्रॉपरली नहीं आ जा पा रही थी।
और बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो है वो भारत को करना पड़ता था। अब इस टनल से क्या होगा, एक इंश्योरिटी आएगी कि आपके पास एक हिडन रूट है जिसे आप कितना भी ट्रूप चाहे डिप्लॉय कर सकते हो हमारे लद्दाख के अंदर, हमारे सियाचिन के अंदर, क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसा टनल है जो कि हमारी मदद करेगा, जिससे कई गुना ज्यादा जो हमारा डिस्टेंस था वो रिड्यूस होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे लद्दाख रीजन की, तो लद्दाख रीजन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स आते थे। और अब जो ये टनल, जो ये अगर हम बात करें जोजिला टनल है, ये उन कॉरिडोर्स का हिस्सा बनेगा। पहले 2 कॉरिडोर थे, अब इस टनल की वजह से लद्दाख के पास 3 कॉरिडोर्स आ जाएंगे। पहला कॉरिडोर था जे एंड के लद्दाख रूट, जो कि कनेक्ट कर रहा था श्रीनगर को कारगिल के साथ। ठीक है, और यहां पे कौन सा टनल काम करता था, सॉरी यहां पे कौन सा टनल काम करेगा, वो काम करेगा जोजिला टनल, जिसकी लगभग लंबाई जो है 13.14 किलोमीटर है। तो जे एंड के को लद्दाख के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है, जोजिला टनल इंक्लूड हो चुका है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो हिमाचल और जंस्कार रूट के बीच में भी एक, अगर हम बात करें, स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स थे और ये कनेक्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश को जंस्कार वैली के साथ। ठीक है, यहां पे टनल कौन सा काम करता था, यहां पे टनल काम कर रहा है शिंकुला टनल। ठीक है, और इसकी हाइट जो है लगभग 15,800 फीट है और 4.1 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई थी। तीसरा कॉरिडोर जो है हिमाचल लेह रूट, ये मनाली को लेह के साथ जोड़ता था रोहतांग पास के जरिए। और यहां पे जो टनल काम करता है दोस्तों, टनल तो नहीं था, बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव रूट है, जो कि पाकिस्तान लाइन ऑफ साइट, यानी कि ये जो रूट होगा ये मनाली से लेह को जोड़ेगा, मतलब लेह और मनाली के बीच में एक रूट था जो काम करता है। और साथ ही साथ हम यहां पे एक ऑल्टरनेट रूट है फ्रॉम पाकिस्तान लाइन ऑफ साइट। तो ये 3 कॉरिडोर जो है दोस्तों ये बन चुके हैं, हमारे पास 3 कॉरिडोर आ चुके हैं। और ये 3 कॉरिडोर जो होंगे अब एक ट्रायंगुलर कॉरिडोर का काम करने वाले हैं। मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि जो कश्मीर वैली है और लद्दाख जो रीजन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये अराउंड 3.5 आवर्स का है, इतने घंटे का, जो कि अब महज 15 मिनट्स का हो जाएगा, 15 मिनट का। तो कनेक्टिविटी जितनी ज्यादा होती है डेवलपमेंट भी उतनी ज्यादा ही बढ़ती रहती है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर के ऊपर। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या कह रहा है, नेक्स्ट करंट अफेयर, तो आज का नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों सेकंड करंट अफेयर क्या है, एल नीनो एंड इट्स माइक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन इंडिया। एल नीनो आप समझते हो, जब भारत के अंदर मॉनसून जो है वो नॉर्मल से कम रहेगा। ठीक, मतलब जितना मॉनसून आना चाहिए था और जितना नॉर्मल मॉनसून होता है, जब उससे कम मॉनसून भारत के अंदर होगा तो उस फिनोमिना को भारत के अंदर क्या बोला जाएगा, एल नीनो बोला जाता है। रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग ग्लोबल एंड डोमेस्टिक मेट्रोलॉजिकल जो बॉडीज हैं उनके अकॉर्डिंग ये बता दिया गया है, चेताया गया है कि अब भारत के अंदर एल नीनो वापस आ रहा है। तो चिंताजनक बात है, एक तो गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है, और अब मॉनसून भी जो है वो ढंग से आएगा नहीं। अब इसका इंपैक्ट हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है मोस्ट ऑफ द रीजन जो है उसके मॉनसून पे डिपेंड रहते हैं, जो किसान है मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन अब मेट्रोलॉजिकल बॉडीज के द्वारा जब ये वार्निंग दे दी गई है कि अब एल नीनो वापस आएगा, तो किसान जो है वो चिंतित है, पूरा का पूरा भारत भी इस चीज पर चिंतित है मेरे दोस्तों। अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एल नीनो सिर्फ एक मेट्रोलॉजिकल इशू नहीं है। सिर्फ इस चीज पर आप जोर मत डालो कि
एल नीनो आ गया और बारिशें नहीं होंगी, है एक सिर्फ क्लाइमेटिक फिनोमिना नहीं है। इसको आपने किसके साथ जोड़ना है? इसको आपने जोड़ना है हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ, क्योंकि जब भारत के अंदर एल नीनो आएगा, गर्मियां और ज्यादा बढ़ेंगी, एग्रीकल्चर पे असर पड़ेगा, और जब एग्रीकल्चर पे असर पड़ेगा तो उससे इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते हुए हम देखेंगे, क्योंकि इससे भारत की फूड सिक्योरिटी जो है, या जो रूरल इनकम है, या जो इनफॉर्मल लेबर मार्केट है, इस पे असर पड़ेगा। तो धीरे 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 हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पनपते रहेंगे। तो एल नीनो का असर सिर्फ वातावरण पे नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर भी इस चीज का असर जो है वो होता दिखेगा दोस्तों। तो हम लोगों को फिलहाल अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर हम बात करें कुछ वाइटल रिपोर्ट्स और डेटास की, तो यहां पे NOAA, एनसो डायग्नोस्टिक डिस्कशन। अब NOAA अमेरिकन एजेंसी है, मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है। इन्होंने ये बताया कि लगभग 82% ये चांसेस हैं कि एल नीनो जो है मई से लेकर जुलाई 2026 तक रहेगा। मतलब 82% ये चांसेस रहेंगे कि एल नीनो मई जुलाई तक रहेगा। मतलब मई मंथ से लेकर जुलाई तक 2026 की बात चल रही है यहां पे। इस दौरान जो एल नीनो है उसके रहने के चांसेस 82%। 82% चांसेस ये हैं कि मई से लेकर जुलाई तक बारिशें नॉर्मल से भी कम होंगी। ठीक है दोस्तों, ये कंसर्निंग चीज है। आगे आगे क्या कह रहा है, और ये एक्सटेंड कहां तक होगा? ये एक्सटेंड होगा दोस्तों विंटर्स तक। विंटर मतलब हमारे यहां पे विंटर जो है नवंबर दिसंबर तक आ जाती है जम्मू रीजन के अंदर, और दिसंबर तो मान के चलिए कि ओवरऑल नॉर्थ इंडिया के अंदर सर्दी आ जाती है। उस रीजन तक, उस टाइम पीरियड तक भारत के अंदर 96% चांस है कि ये एल नीनो का जो इंपैक्ट है ये विंटर्स तक भी जाएगा। मतलब 96% चांसेस ये हैं कि विंटर्स तक नॉर्मल से भी कम बारिशें होने के चांसेस हैं। अब जब इतनी कम बारिशें होंगी, जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो ये बता रहे हैं कि बारिशें बहुत कम होंगी, तो फिर किसान जो है उसकी खेती पे असर पड़ेगा। भारत की फूड सिक्योरिटी जो होगी वह हैम्पर होगी ही होगी। और इससे होगा क्या? इससे उन लोगों की, किसानों की जो इनकम है, जिसको रूरल इनकम बोला जाता है, उस पे असर पड़ेगा। जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम पे असर पड़ेगा। धीरे धीरे ये क्राइसिस बढ़ते जाएंगे। अगर हम बात करें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो अमेरिकन बेस्ड एजेंसी थी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि बता रहा है कि भैया forecast India's southwest monsoon rainfall at 92% of the long period average, officially categorizing the upcoming monsoon season as below normal। जो चीज अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज ने बोली है वही सेम चीज हमारी, यानी कि भारत की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारत का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी सेम चीज कही है कि भारत के अंदर जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा होता है, मतलब भारत के अंदर जो मानसून है दोस्तों, उस मानसून को क्या बोला जाता है? साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि साउथ वेस्ट से हवाएं जो हैं वो बहती हुई भारत की तरफ आती हैं, और ये हवाएं मॉइस्चर कैरी करती हैं इंडियन ओशन से, और फिर भारत में आकर ये मॉइस्चर सारा शेड होते हैं और बारिशें होती हैं। आई होप कि आप लोगों ने क्लाइमेट पढ़ा ही होगा। तो अब ये बता रहे हैं कि वो जो सिचुएशन होती थी, मतलब पिछले साल जो सिचुएशन देखी हमने कि अच्छी बारिशें हुई थी, अच्छे से बहुत ज्यादा ही हुई थी वैसे, मतलब जो हम नॉर्मल देखते हैं, तो उस नॉर्मल से भी बारिशें जो है भारत में बहुत कम होने वाली हैं। तो चिंताजनक बात जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब इसका रिस्क जो है वो पड़ेगा। ये क्लाइमेट रिस्क जो है इकोनॉमिक शॉक देगा। बिल्कुल। कैसे? देखिए, जब भी एल नीनो आता है दोस्तों, उससे मॉनसून वीक होगा, उससे क्या होगा? डिलेइंग सोइंग, मतलब जो हम बीज बोते हैं, क्योंकि बारिशें ही नहीं है तो बीज कहां पे बोएंगे? उसके बाद हाई एमपीआई वाटर, लोअर क्रॉप यील्ड, फूड इन्फ्लेशन,
ड्रॉप इन रियल वेजेस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये सब सिचुएशन दोस्तों हम लोग देख रहे होते हैं। तो एक क्राइसिस आएगा, उससे जुड़े बहुत सारे क्राइसिस जो होंगे वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या रिस्क रहेंगे हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसको देख लेते हैं। तो कह रहे कि जब एग्रीकल्चर वल्नरेबिलिटी होती है, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भारत के अंदर कम होगी, भारत के अंदर मॉनसून डिले होगा, उससे जो बीज बोने का टाइम पीरियड आता है भारत के अंदर वो कम हो जाएगा, क्योंकि अभी पैडी को ग्रो करेंगे, पैडी को प्रोड्यूस करेंगे, अभी मेज को प्रोड्यूस करेंगे, तो बीज बोने का जो टाइम है दोस्तों वो आगे जाता जाएगा। फोर्सेस फार्मर्स on to expensive diesel electricity run tubewells and accelerated to the critical depletion of regional groundwater tables। अब जब बारिशें ही नहीं आएंगी तो किसान हैवी मोटर्स का यूज करेगा, एक्सपेंसिव मोटर्स का यूज करेगा। उसका यूज क्यों करेगा? क्योंकि ग्राउंड वाटर को यूज करेगा किसके लिए? इरिगेशन पर्पस के लिए। तो दोस्तों जब किसान जो है वो ग्राउंड वाटर का यूज करेगा अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपनी कृषि के लिए, तो जो पानी पीने लायक था वो किसान अब सिंचाई के लिए यूज करेगा। तो इससे दो नुकसान है। एक नुकसान तो ये है कि हमारा जो पीने का पानी है वो सिंचाई के लिए यूज हो रहा है, तो और जो पानी चाहिए था, जो अमाउंट होगी ग्राउंड वाटर लेवल की, ग्राउंड वाटर टेबल की, वो भी नीचे जाती जाएगी। तो इससे क्राइसिस क्रिएट होते हैं, जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो कम होते जाएंगे। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि जब फसल की पैदावार अच्छी नहीं होगी, फूड शॉर्टेज होगी, तो उससे होने वाला क्या है? उससे यह होगा कि जो अनाज के दाम होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो डेफिसिट इन मॉनसून डिपेंडेंट क्रॉप्स लाइक पैडी, पल्सेस, ऑयल सीड्स लीड टू स्ट्रक्चरल स्पाइक्स इन द फूड प्राइसेस, डिस्प्रोपोर्शनलिटी हिटिंग लोअर इनकम हाउसहोल्ड्स। तो क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत के अंदर जब मॉनसून कम होगा, क्योंकि हमारे फसलें जो हैं जैसे पैडी हो गई, मेज हो गया, पल्सेस हो गया, मॉनसून पे डिपेंड रहते हैं, मॉनसून ही नहीं आएगा तो इनकी ईल्ड कम होगी, पर एकड़ इनकी ईल्ड कम होने वाली है। तो जब इनकी ईल्ड कम होगी, डिमांड हाई रहेगी, तो प्राइसेस हाइक करेंगे। इससे होगा क्या? इससे जो लोअर इनकम हाउस होल्ड होंगे ना, उन पे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि गरीबी तो पिसेगा। ठीक है, उसके अलावा द इनफॉर्मल सेक्टर क्राइसिस, क्योंकि जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी इनकम पर भी असर पड़ने वाला है। क्योंकि ओवर 80% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स ऑपरेट इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इन सब जगहों पर। अब एक चीज समझिए दोस्तों, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जितना ज्यादा एल नीनो का प्रभाव भारत के अंदर रहेगा, मैं कहीं पढ़ रहा था दोस्तों, तो वहां पे जो वैज्ञानिक हैं वो ये बताते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर जो है ना 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, तो बॉडी की काम करने की एफिशिएंसी कम होती जाती है। ठीक है, कितने परसेंट हो रही थी, कुछ रेशियो था एक, तो बॉडी की एफिशिएंसी कम होती जाएगी, क्योंकि भारत का टेम्परेचर बढ़ेगा। भारत में तो ऑन एन एवरेज 45 डिग्री सेल्सियस तो जाता ही जाता है इजीली, है ना। तो 27 और 45 डिग्री, देखो कितना बड़ा अंतर है, कितना ज्यादा एफिशिएंसी जो होगा ह्यूमन फोर्स का, मैन फोर्स का, कम होता जाएगा। तो कहां उनकी एफिशिएंसी लगेगी उनके कामों पे? ठीक है, तो इससे असर क्या होगा? असर ये होगा कि जो वर्कफोर्स होगी वो काम करने नहीं जाएगी, जिससे उनकी इनकम पर असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो भारत की लगभग 80% आबादी जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी से अपना पालन पोषण करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, माइनिंग आता है, ये सब चीजें आती हैं। कंबाइंड विद द एक्सट्रीम हीट वेव्स, हीट स्ट्रेस, रिड्यूस वर्किंग आवर्स। अब होगा क्या? वर्किंग आवर्स जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो जो वेज उनको मिल रहे थे वो भी तो कम हो जाएंगे। जितना किसान फार्म फील्ड से अलग रहेगा, दूर रहेगा, प्रोडक्टिविटी उतनी ही कम होती जाएगी। डेली वेजेस जो होंगे वो कम होते जाएंगे, क्योंकि वर्किंग और जब घटेंगे तो डेली वेजेस भी तो घटेंगे, असर पड़ेगा। ठीक है, पॉवर्टी जो है वो पनपेगी, वैसे ही देश के हालात सही नहीं है। उसके अलावा अर्बन रिसोर्सेज स्ट्रेस, शहरों के अंदर जो रिसोर्सेज होंगे उनके ऊपर भी असर पड़ता है।
कह रहे कि रिड्यूसेस रिजर्वॉयर लेवल, ट्रिगर स्ट्रक्चरल ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेजेस एंड सैनिटेशन क्राइसिस अक्रॉस टायर 1 सिटीज एज करंटली। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या कह रहे हैं। जैसे हमारे शहर हैं, तो शहरों के अंदर वाटर फैसिलिटीज होती हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, वहां पे जितना भी अगर हम बात करें, जो वाटर डिपार्टमेंट्स होते हैं, वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, ये शहरों के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, बारिशें कम होंगी, तो ये इन वाटर रिजर्वायर का पानी जो होगा लोग यूज करेंगे और वो पानी भी कम होता जाएगा। इससे और क्राइसिस बढ़ेंगे। क्राइसिस क्या होगा? इससे सैनिटेशन की भी समस्या जो है दोस्तों वो आने वाली है। तो एक क्राइसिस जो है भारत के अंदर, अगर वाकई में जो मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, चाहे अमेरिका के हों चाहे भारत के हों, अगर जो इन्होंने बातें कही हैं, जो प्रोबेबिलिटी ये लगा रहे हैं, अगर ये प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट सही हो जाती है, तो इससे क्या हालात होंगे दोस्तों, वो आप लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, अब कुछ चीजें तो होंगी जो इनको, जो एल नीनो को टैकल करने के लिए बनाई गई होंगी। बिल्कुल, हीट रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस हीट वेव से, हीट स्ट्रेस से बचने के लिए हीट रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाने की कोशिश करी जा रही है। ग्रीन कॉरिडोर्स बनाने की कोशिश करी जा रही है। कूल रूफ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। उसके अलावा अर्बन वाटर बॉडीज टू कॉम्बैट अर्बन हीट आइलैंड्स, यानी कि जो वाटर शॉर्टेज शहरों के अंदर हो रही थी उसको बचाने के लिए उनके ऊपर ध्यान, उनके ऊपर काम करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को बार बार रीयूज करना जरूरी होगा। लोगों के अंदर अवेयरनेस भी होनी चाहिए इस चीज की। लोगों के अंदर इतनी सिविक सेंस होनी चाहिए कि क्राइसिस क्रिएट होते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पर भी आप लोगों को कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, लेबर सेफगार्ड, क्योंकि वर्किंग और कम हो गए तो वेजेस भी घटेंगे। तो कुछ चाहे ऐसी चीजें यहां पे, ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि जो वेजेस हैं उसमें रिडक्शन जो है वो कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक वाटर गवर्नेंस, शिफ्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग टुवर्ड क्लाइमेट स्मार्ट ऑल्टरनेटिव ग्रेन लाइक मिलेट्स। ठीक, अब कह रहे कि ऐसी फसलें जो बहुत ज्यादा पानी ले रही हैं, जैसे शुगर केन हो गया, पैडी हो गया, तो इनके अलावा कुछ ऐसे अनाज जिनमें कम से कम पानी लगता हो, उन क्रॉप्स को आपको क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब मतलब ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि पैडी के अलावा ऑल्टरनेटिव क्रॉप कोई होगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते कि एल नीनो किस खेत की मूली है। एल नीनो है क्या है? तो एल नीनो जो है ना दोस्तों, वो एक स्पेनिश वर्ड से निकला है जिसका नाम है द लिटिल बॉय। एक क्लाइमेटिक पैटर्न होता है जिसमें जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। सी सरफेस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। तो जो हमारा ईस्टर्न और सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है दोस्तों, इन रीजन्स में जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एल नीनो बोलते हैं। और it represents the warm phase of a larger naturally occurring climate cycle known as El Nino southern oscillation। और जो ये हीट अप का प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या सदर्न ऑसिलेशन भी बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम एनसो शॉर्ट में एनसो बोलते हैं। ठीक है, ओके। ये वर्क क्या करता है दोस्तों, देखिए जब नॉर्मल कंडीशन रहती है, मतलब एल नीनो नहीं है, तो इससे होता है कि जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स मतलब दोस्तों दो तरीके की ट्रेड विंड्स होती हैं, ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो ट्रेड विंड्स होती हैं ब्लो करेंगी कहां से, ईस्ट से वेस्ट। पैसिफिक ओशियन दोस्तों हमारा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये हवाएं जो है, ये ट्रेड विंड जो है ये बहती है। ठीक, ओके। और दीज विंड पुश वार्म सरफेस वाटर टुवर्ड द एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब देखो क्या होता है, जब ये हवाएं जो, ये हवाएं जो हैं ईस्ट से वेस्ट बह रही हैं, ओके,
ईस्ट से ये वेस्ट बह रही है। कहां से? पैसिफिक ओशन के ऊपर से जब ये बह रही है नियर द इक्वेटर। इससे होता क्या कि ये जो विंड्स हैं, ये जो वार्म वाटर होता है, मतलब अभी गर्मियों के टाइम पे, मतलब मान लो कि अभी एल नीनो नहीं है, नॉर्मल, तो गर्मियों के टाइम पे होता क्या है दोस्तों, जो विंड होती है वो वार्म सरफेस वाटर को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश कर रही है। ठीक है, यानी कि गर्म पानी जो है किसकी तरफ आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ आ रहा है। ईस्ट से वेस्ट बह रहे हैं, यहां पे एशिया दोस्तों, ये यहां पे ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से एशिया की तरफ हवाएं बह रही है। To replace this displaced water, cold, nutrient-rich water rises from the ocean depth along the western coast of southern America. अब देखो, जब ये हवाएं बहेंगी तो इससे ऊपर वाली लेयर जो होगी, जो गर्म पानी होगा, ये साइड होगा, और ठंडा पानी जो होगा वो हमें बाहर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अपवेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपवेलिंग बोलते हैं। अब इसके बाद होता क्या है? ये तो हमने देख ली नॉर्मल कंडीशन, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि हवाएं जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं। कहां से? हमारे पैसिफिक ओशियन से। जब ये पैसिफिक ओशियन से हवाएं बहेंगी तो इससे होता क्या? जो वार्म सरफेस है वाटर का, ये बहता हुआ जाएगा, बहता हुआ जाएगा। ठीक है, जब टुवर्ड्स एशियन ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बाद होगा क्या कि जब पानी जो है वो डिस्प्लेस होगा तो नीचे का जो ठंडा पानी होगा वो वापस ऊपर आएगा। ओके, इस प्रोसेस को हम दोस्तों क्या कहेंगे? अपवेलिंग बोलेंगे। ये तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा ही होता है। अब एल नीनो जो होगा, जब एल नीनो आएगा तब क्या होता है? कह रहे कि ड्यूरिंग एल नीनो इवेंट दीज ट्रेड विंड्स वीकन सिग्निफिकेंटली और इवन रिवर्स डायरेक्शन। जब एल नीनो आएगा, जब ये क्लाइमेटिक फिनोमिना होता है, तो जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवाएं बह रही थी, अब देखो क्या होगा जब ये ईस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवाएं बहेंगी ना दोस्तों, तो इसमें होता क्या है? ऑस्ट्रेलिया से बहेंगी, एशिया में एंटर करेंगी, मतलब ऑस्ट्रेलिया से बही, मॉइस्चर कैरी किया, मॉइस्चर कैरी करने के बाद जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी तो ये टर्न कर जाती है किसकी तरफ? एशिया की तरफ। क्योंकि आप लोगों को पता है कोरियोलिस फोर्स जो है वो काम करती है। हवाएं जो हैं जैसे इक्वेटर को क्रॉस करेंगी अपने ईस्ट की तरफ टर्न करती हैं। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो ये इंडिया में एंटर करेंगी और बारिशें होंगी, क्योंकि पहाड़ वहाड़ रीजन से जब ये टकराती हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ये सब फिनोमिना होते हैं। क्यों हुआ था ये? क्योंकि वो जो गर्म हवाएं हैं वो बहती हुई आ रही हैं। लेकिन जब एल नीनो आता है तो वो जो गर्म हवाएं, जो ट्रेड विंड्स आ रही थी ईस्ट से वेस्ट, पहली बात उनकी स्पीड कम हो जाती है। जिस स्पीड से वो नॉर्मल कंडीशन में बहती है, एल नीनो के टाइम पीरियड में वो नॉर्मल स्पीड से नहीं बहती है। ठीक है, दूसरा उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है बहुत सारी जगहों पर। जैसे वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रही थी ना, अब वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहेंगी। तो मेरे को ये बताओ, पहले हवाएं जो है वो एशिया की तरफ आ रही थी तो मॉइस्चर एशिया की तरफ ला रही है। ओके, तो एशिया में बारिश हो रही थी, मतलब इंडिया में भी बारिश होगी। एशिया, इंडिया जो एशिया में ही आता है। लेकिन अब हवाएं जो हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगी, मतलब जो हमारा पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन से हवाएं जो है अपने किसकी तरफ जा रही हैं? ईस्ट की तरफ जा रही है। इसका मतलब जो हमारा एशिया है वहां पे ट्रेड विंड्स का जो इंपैक्ट है वो कम होने वाला है। और जब ये ट्रेड विंड्स का इंपैक्ट कम होगा तो ये पैसिफिक ओशन से या फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन से ये मॉइस्चर कैरी कर ही नहीं सकती है। जब ये मॉइस्चर कैरी करेंगे ही नहीं तो भारत में बारिश होगी कैसे? तो कह रहे कि जब नॉर्मल कंडीशन, सॉरी एल नीनो कंडीशन होती है तो जो ये ट्रेड विंड्स हैं एक तो ये वीक हो जाएंगी और दूसरा ये रिवर्स डायरेक्शन में बहती है। कह रहे कि विदाउट द स्ट्रॉन्ग विंड पुशिंग इट वेस्टवर्ड द वार्म सरफेस वाटर फ्लो बैक ईस्टवर्ड टुवर्ड द अमेरिका। तो अब जब हवाएं रिवर्स डायरेक्शन में बह रही हैं तो हवाएं एशिया की तरफ नहीं आएंगी, वो या तो कहां जाएंगी? अपने अमेरिका की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अब मान लीजिए कि ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है, यहां पे अफ्रीका, अब और यहां पे एशिया। अब हवाएं जो हैं पहले इस डायरेक्शन में आ रही थी, एशिया के पास हवाएं पहुंच आती थी,
लेकिन अब एल नीनो के केस में क्या हो रहा है कि हवाएं जो है वो अपने रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, वो अफ्रीका से ईस्टवर्ड की तरफ जा रही है और ये घूमकर कहां जाएंगी, अमेरिका के पास जाएंगी। ठीक, दिस प्रिवेंट द कूल डीपन वाटर फ्रॉम राइजिंग द सरफेस, क्योंकि हमने ये फिनोमिना जो एक्सपीरियंस किया ही नहीं। और जैसे पहले हो रहा था कि कूल वाटर सरफेस बाहर आता था, मॉइस्चर आता था, हवाओं के अंदर नमी आती थी तो बारिशें होती थी, लेकिन अब एल नीनो के केस में वो नहीं होता है। दोस्तों एल नीनो की अगर हम बात करें, आपको ज्योग्राफी के अंदर इसको ब्रीफली पढ़ाया जाता है और आई होप कि आप लोगों ने एल नीनो का बेसिक कॉन्सेप्ट तो लिया ही है। बस हम यहां पे क्या डिस्कशन कर रहे हैं, करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एल नीनो है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिससे बारिशें भारत के अंदर कम हो जाएंगी और उससे कहां कहां पे किस किस जगह पर असर होने वाला है। एल नीनो नॉर्मल कंडीशन में हवाएं जो है वो एशिया की तरफ आती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती हैं, एक चीज। और जब एल नीनो होगा उस सिचुएशन में हवाएं जो होंगी वो रिवर्स बहेंगी, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहेंगी और भारत के अंदर ट्रेड विंड्स जो होंगी वो लूज होंगी, उनके पास उतना मॉइस्चर ही नहीं होगा कि वो भारत में बारिशें करवा सके। इसका इंपैक्ट भारत पे भी है, इसका इंपैक्ट अमेरिका पे भी है, इसका इंपैक्ट ऑस्ट्रेलिया पे भी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत पे ही असर पड़ने वाला है एल नीनो का, बहुत सारे बाकी देश भी हैं जिन पे एल नीनो का असर पड़ता है। इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को ज्यादा समझ होनी चाहिए कि इसका असर हमारी, जब भी डेफिसिट रहेगा रेनफॉल के अंदर, टेम्परेचर राइज करेगा तो उससे एग्रीकल्चर ड्रॉट आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी जो वल्नरेबल है इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे करंट अफेयर के बारे में। तीसरे करंट अफेयर के बारे में आज हम बात कर लेते हैं और ये करंट अफेयर जो है क्या बता रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन्होंने अभी रिसेंटली एडिशनल जजेस एज परमानेंट जजेस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, यानी कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए क्या, एडिशनल जजेस को एज अ परमानेंट जजेस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां पे एडिशनल जजेस को रिसेंटली कौन से हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल जजेस को परमानेंट जज जो है वो अपॉइंट किया जा चुका है। और अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में 6 एडिशनल जजेस को बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर परमानेंट जज जो है वो अपॉइंट कर दिया। तो वो कौन कौन से जजेस हैं, इनमें नाम आता है निवेदिता प्रकाश मेहरा, प्रफुल्ल सुरेंद्र कुमार, अश्विनी दामोदर, रोहित वसुदेव, अद्वैत महेंद्र और प्रवीण शेषाराव। तो ये वो 6 एडिशनल जजेस हैं, ये वो 6 एडिशनल जजेस हैं जिनको परमानेंट जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट अपॉइंट कर दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए दोस्तों हम इसका कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें हमारे देश के अंदर एडिशनल जजेस ऑफ हाई कोर्ट की, तो आर्टिकल नंबर 224 इसके बारे में बात करता है। और अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 217 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन में 217 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं किनकी, जजेस ऑफ हाई कोर्ट की। उसके अलावा द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो नॉर्मल सिचुएशन में अगर आपने हाई कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करना है तो आर्टिकल 217 बोलते कि प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं इजीली। लेकिन किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो उस सिचुएशन के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देश के चीफ जस्टिस से डिस्कशन या कंसल्टेशन करनी पड़ती है। साथ ही साथ गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, जिस स्टेट के अंदर हाई कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा रहा है, तो उस स्टेट के गवर्नर से भी आपने डिस्कशन करनी है। तो जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करेगा तो 2 मेंबर इंपॉर्टेंटली आपने याद रखने हैं, पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरा गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। उसके अलावा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस
द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड, यानी कि यहां पे एक और चीज, नॉर्मल जो जजेस हैं जब उनको हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया जाता है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी आपको कंसल्ट करना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी को जम्मू के हाई कोर्ट के अंदर जज बनना है, मतलब आपको अपॉइंट किया जाएगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किससे पूछना पड़ता है? पूछना पड़ता है किससे? मतलब कंसल्ट करना पड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। उसके अलावा इन अ केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट द गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स कंसर्न आर कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब क्या कह रहा है कि इन अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, आपने क्या करना है कि आप ये चाहते हो इन अ केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट, अगर आप एक कॉमन हाई कोर्ट दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख का और जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट एक ही है, जम्मू हाई कोर्ट ही है। तो जब आप एक कॉमन हाई कोर्ट बनाते हो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का, उस चीज में आपको क्या करना पड़ता है? जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं हर एक स्टेट के गवर्नर से क्या करते हैं? कंसल्ट करते हैं। ठीक, द गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट कंसर्न आर कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस तरीके से हमारे देश के अंदर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, वो सारी चीजें जो है आपके सामने मैंने रख दी। आई होप कि आप पॉलिटी भी जो है वो अच्छे से पढ़ रहे हो। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो कवर करी हैं। हमने इसमें इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीजों को कवर किया, हमने इसमें पॉलिटी को कवर किया, हमने इसमें कुछ टनल्स को भी जो है वो डिस्कस किया था दोस्तों। तो ये दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। आई होप कि आपको करंट अफेयर पढ़ने में मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया है, अगर आपको अच्छा लगा, आप अपनी फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो दोस्तों मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।